Hello, my dear students. Welcome back to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. I hope आप सभी का प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहा होगा. जो भी लेक्चर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए होंगे स्टडी करना एंड आप रिवीजन भी कर रहे होंगे. आई जस्ट होप, पर प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए ताकि हम ओलंपियाड्स को और एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकें. ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे क्या कवर अप कर रहे हैं ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली वापस आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग 6, 7 एंड 8 ओलंपियाड्स को कवर अप कर रहे हैं. साथ ही साथ NTSC, NSCJS, PRMO और हमारे स्कूल एग्जामिनेशन जो तो हम कर ही रहे हैं. ऑलराइट, इसके साथ साथ जो NCERT होती है, हमारी बुक्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से हम लोग कवर करते हैं, स्टडी करते हैं और इस काम में ये पूरी टीम आपको हेल्प करती है. So this is it. This is all you need to just crack your examinations. All right. If you want any DPP and study material, do join our Telegram channel. For every class, there is a Telegram channel for you to join. Join it and get that study material. All right. And this is the new thing we are bringing to you. आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपके वेब ब्राउजर में क्या करना है, ये वेबसाइट को लिखना है www.talkingtextbooks.in. ऑलराइट, उस पेज पर आपको क्या होगा, बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे. आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और अपने बेनिफिशियल्स के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, यू कैन चूज फ्रॉम दोज पैकेजेस. इस तरीके के कुछ पैकेजेस आपको नज़र आएंगे. इसमें क्या क्या अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस पैक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी. सो देखिए, जैसे ये एक 9,000 रुपी का पैकेज है. इसमें आपको क्या क्या मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज विदाउट स्टडी मटेरियल आप कैसे क्रैक करोगे. इट शुड बी अ वेरी प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वन. ठीक है. नेक्स्ट आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस बाय TTB एक्सपर्ट्स. रिकॉर्डेड क्योंकि जनरली कभी कभार एक टॉपिक नहीं समझ में आ पाता है, तो सो यू कैन गो बैक, स्टडी इट सो दैट you can master it. और लाइव क्लासेस सभी बच्चों के लिए डेफिनेटली लाइव क्लासेस आर मस्ट. अब देखिए, नेक्स्ट है होमवर्क चेकिंग. होमवर्क चेकिंग भी क्रूशियल है. क्यों? क्योंकि बच्चे होमवर्क ही नहीं करते और जब होमवर्क नहीं करते फिर भी वो बोलते हैं कि उनके एग्जामिनेशंस क्रैक नहीं हो रहे हैं. ताकि आप होमवर्क करें और हम लोग होमवर्क चेक करके आप लोग को बताएं, इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. होमवर्क चेकिंग बहुत ही क्रूशियल है. डेली क्विजेज आपको डेफिनेटली चेकआउट करने के लिए कि भाई कितने टॉपिक आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या पूरा प्रॉपर आया, ये सब पता करने के लिए डेली क्विजेज आपको हेल्प करेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आपको जितने भी प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनका क्या पैटर्न है, या फिर आप आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस को फाइट करना चाहते हैं उनका क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए पूरे पेपर को, तो उस चीज़ को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दिस आर द पीरियोडिक टेस्ट पेपर, जिनसे आप ऑलरेडी ईजिली, बहुत ही आसानी से जो फ्यूचर के पेपर से आप उनको डील कर पाएंगे. सो वॉट यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन बाय नाउ. जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा, जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 9,000 लिखा हुआ है. बट इफ़ यू राइट कोड CYLIVE, if you write this code, then you will be getting 2,700 discount, that is 30% of this 9,000, and your total cost will become 6,300. That's it. All right, now you have to do is only buy package, choose any method you want to pay, and that's it, you are done. अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कुछ क्वेरी है, आपको नहीं सॉल्व हो पा रहा है या फिर आप नहीं समझ पा रहे, सो यू कैन contact us on this number. Note it down, it will be beneficial for you. All right, and this is the thing we have brought to you. All right, now next what is कि हमारा जो मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर है, ये तो सभी को पता चल चुका है कि मैथमेटिकल टूल्स कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी. ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग वैसे तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूँ कि हम लोग स्केलर्स और वैक्टर्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, हम साथ साथ चलते भी जाते हैं आगे कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है, हमारा प्रॉमिस तो बहुत ही ज़रूरी है. तो रिवीजन के पहले मैं आपको प्रॉमिस दिलवा देती हूँ. फटाफट से आप कॉपी बुक्स तो निकाल चुके हैं, फटाफट से आप क्या करेंगे, पूरा लेक्चर्स देखेंगे और उसके बाद रिवाइज करेंगे और प्रॉपर नोट्स लेंगे. ये प्रॉमिस आपको खुद से करना है. ठीक है, तो चलते हैं अब आगे. ये है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी आउट किया था. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब सिर्फ नंबर और यूनिट होता है उनके पास, और कुछ भी नहीं.
ऑलराइट। एंड जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी स्केलर्स की। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो स्केलर जो बचपन से हम प्लस माइनस सीखते आए हैं उसी को यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज को। उनके पास डायरेक्शंस नहीं होती हैं, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स इट। लेकिन ये जो वेक्टर्स है ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, इनको अपना अलजेब्रा चाहिए। ये स्केलर से बोला, इन्होंने बोला कि ये तो हम यूज़ में ही नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन वेक्टर्स को समझने के लिए, वेक्टर्स को डील करने के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने ज़बरदस्ती वेक्टर अलजेब्रा को क्रिएट करा, एक स्पेशल अलजेब्रा जो कि सिर्फ वेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये कि वेक्टर्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आप कभी भी उल्लू नहीं बनेंगे इस चक्कर में, कोई अगर आपको बनाए तो। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में ये पढ़ी थी कि अगर कोई क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन वो वेक्टर के अलजेब्रा के लॉज को नहीं फॉलो करता तो हम उसे वेक्टर कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड में करते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद, उसके अलावा जो हम क्या करते हैं, लेटर को लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं, दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। और डायग्राम के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, वो है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बना सकते हैं जिसमें जो हेड है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, कि भाई किस डायरेक्शन की बात चल रही है, वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड द टेल पार्ट विल शो यू द ओरिजिन और इंडिकेट द ओरिजिन कि भाई यहाँ से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना इज द मस्ट। अगर ये नहीं होता तो हम उसे वेक्टर की कैटेगरी में रखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो लॉज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वेक्टर्स के पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, साथ ही साथ उनका जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करें या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करें, दीज आर बोथ द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किए थे, दो वेक्टर्स पढ़े थे। पहला है नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और उसके पास क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, इसके पास नो डायरेक्शन होती है, ऑलराइट। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में स्टडी आउट किया था फंक्शंस के बारे में कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं। वो एक मैजिक बॉक्स होता है जिसमें कुछ इनपुट जाता है और हमको वो जो मैजिक बॉक्स होता है वो कुछ कैलकुलेट करता है और हमको एक आउटपुट देता है, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड दी फंक्शन। फिर हमने सीखा पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज जाए, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, जो क्लॉकवाइज जाए, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंगल बन जाएगा। फिर हमने क्या पढ़े थे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस किया था इक्वेशंस की, एंड देन वी स्टडीड दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हमने उसको कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दैट हाउ वी लर्न दैट थिंग कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, हम लोगों ने ये सीखा था। अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर एक ट्राइंगल तुम्हें गिवन हो, उसका हाइपोटेन्यूज अगर तुम्हें गिवन हो, उसका परपेंडिकुलर तुम्हें गिवन हो, उसका बेस तुम्हें गिवन हो, तो तुम कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करोगे, ये भी तुम्हें पता चल चुका था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ग्राफ पे, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब तुम फिजिक्स में बहुत तरीके के ग्राफ को डील करोगे, अगर तुमने अभी ये स्टडी कर लिया तो फ्यूचर में बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस देती हूँ ग्राफ के, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। हम लोगों ने स्टडी किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने किस किस के लिए स्टडी कर चुका था, रेस्ट के लिए कर चुका था। जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो क्या होता है, रेस्ट पे होती है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो टाइम के पैरेलल होता है, ठीक है, हमेशा टाइम के पैरेलल ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये जो लाइन है ये डिस्टेंस वाली एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ही टाइम पे कोई भी बॉडी इतने सारे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट।
और हमने क्या क्या सीखा था इसके बारे में? नेक्स्ट वाला जो हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, अगर वो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, दैट शोज द यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर अप हो रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी किसी भी एक एंगल पे, दैट मीन्स यू कैन अज्यूम कि भाई ये जो मोशन का ग्राफ है दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो यूनिफॉर्म मोशन का, तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितना टेढ़ी है, कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। फिर हमने सीखा था जब कभी भी ये जो लाइन होती है, जो ग्रीन कलर का लाइन तुम्हें दिख रही है, अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती, अगर वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर होती, ठीक है, बिल्कुल सीधी होती, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं जीरो स्लोप, मतलब बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे धीरे, अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जैसे जैसे हम इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, दैट मीन्स हल्का सा स्लोप बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद और ऊपर लेके आते हैं, हल्का सा स्लोप और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लोप तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी बता सकते हैं कि कब ज्यादा स्लोप है और कब कम स्लोप है। ठीक है, स्लोप से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? कौन सी क्वांटिटी देता है? स्पीड देता है। ठीक है, तो जब कभी भी तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो तुम इजीली स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं हम इसका इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ। ये है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज ये क्या करता है, जो इंटरवल ऑफ टाइम्स है वो तो सेम है, बट उसके अंदर डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी बॉडी अगर A to B जाती है तो वो 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल करती है, फिर 1 सेकेंड के अंदर 3 मीटर ट्रैवल करती है, फिर 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर ट्रैवल करती है। तो धीरे धीरे देखो हर एक सेकेंड के अंदर वो किस तरीके से जो उसकी डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी एक इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस को ट्रैवल करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, जिसमें क्या हो रहा होता है, देखो A पर स्लोप बहुत ही कम है, फिर B पर स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स स्पीड बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, फिर और ज़्यादा आ गया है तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है, फिर और ज़्यादा स्लोप बढ़ गया है तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, इस तरह तुमको पता होना चाहिए। अब हम स्पेसिफिकली अगला देखते हैं, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस बार वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रही है? डिक्रीजिंग स्पीड शो कर रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए तुम्हें क्या जानना इंपॉर्टेंट है? वो ये कि जो स्लोप है, डेफिनेट सी बात है, जब कभी इंक्रीजिंग में जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से बढ़ता चला जाता है ना। लेकिन जब कभी भी डिक्रीजिंग स्पीड की बात आती है तो एक स्पेसिफिक स्लोप से धीरे 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 डिक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शुरुआती जो ग्राफ है 0 to 1 के बीच में जो ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है, हम इसमें चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें जो स्लोप है वो कितने ज़्यादा इंक्लाइंड मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ, अगर मैं एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इस A पॉइंट पे, ठीक है, तो ये इतना स्लोप है, हमको पता चल रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स B पॉइंट पे। देखो तुम खुद से ध्यान से देख सकते हो कि जब A पर स्लोप था वो ज़्यादा था, जैसे ही हम B पर पहुंचे तो इट स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे और ज़्यादा जो है डिक्रीज हो गया है। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करती हूँ एक लाइन, तो यहाँ पर भी मुझे स्लोप जो है बहुत ही कम मिलते जा रहा है। तो अगर A, B, C, D, E की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर स्लोप पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। दैट मीन्स ये एक डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप, इसका मतलब डिक्रीजिंग स्पीड, किसकी कैटेगरी में? जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं उस कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और अगर कोई बॉडी, और ऐसा जनरली मतलब डिक्रीजिंग स्पीड वाला जो रियल लाइफ का कंसेप्ट या फिर रियल लाइफ में एग्जांपल देखे तो वो हमें कहाँ मिलता है? जब कभी भी हम ब्रेक लगाते हैं।
जब कभी भी हम ब्रेक लगाते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्पीड कुछ ना कुछ तो पहले से होगी, ठीक है। फिर जब गाड़ी का ब्रेक लगा तो क्या होता है, स्पीड स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। दैट मीन्स इस तरीके का ग्राफ उस वक्त हमको मिलेगा अगर हम बनाते हैं तो, ठीक है। और धीरे 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 करते 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 जो है हमारी स्पीड 0 हो जाती है, रुक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो शो करता है एज एन एग्जाम्पल कि भाई जब कभी भी तुम गाड़ी का ब्रेक लगाते हो या फिर जब कभी तुम भागते भागते रुकने की कोशिश करते हो, तो जब वो जो स्पीड है वो जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी, इस तरीके का ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करेगी। अभी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो भागता हुआ आ रहा है वो ए पॉइंट पर पहुंचता है, हम अपना टाइमर शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो भागते भागते जा रहा था लेकिन अब उसको रुकना है, पहले से वो भागते हुए आ रहा है, अब वो रुकना चाहता है। जैसे ही वो ए पॉइंट पे आया उसने अपना स्पीड कम कर दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमने क्या किया, अपना टाइमर 0 से ऑन कर दिया। फिर हमने देखा कि भाई 1 सेकेंड के अंदर उसने करीब 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि वो पहले से स्पीड में था तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको 0 पे आने के लिए। तो जब कभी भी ऐसा होता है, अब डिक्रीजिंग में जाता है, तो अब उसने 4 मीटर किया, फिर 1 सेकेंड के अंदर वो 3 मीटर पे चला जाता है, फिर 1 सेकेंड के अंदर वो 2 मीटर पे चला जाता है, और फिर 1 सेकेंड के अंदर वो 1 मीटर पे चला जाता है, एंड देन इट स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जब कभी भी हम स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से नहीं रुकता है, अचानक से कोई भी बॉडी नहीं रुकती है, वो रुकती है, थोड़ा टाइम टेकिंग लेती है और उसके बाद जाके वो रुक जाती है। इस दौरान जब उसने ब्रेक लगाया और जब तक वो प्रॉपरली रुकी, इस दौरान जो भी हमको ग्राफ दिखाई देता है वो कुछ इस शेप का दिखाई देता है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर अ डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। अगर कोई बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड में जा रही है तो इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है उस पर स्लोप सबसे ज़्यादा है, ए का स्लोप यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। धीरे धीरे स्लोप जो है कम होता जाएगा, इसका मतलब उसका स्पीड कम होता जाएगा। जो बी का स्लोप है वो ए से कम है, एंड देन सी का बी से कम है, एंड देन डी का स्लोप आ जाता है, और फिर लास्ट में सबसे कम ई का स्लोप आ जाता है, ठीक है। और आते 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 स्पीड 0 हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, बॉडी स्टॉप हो जाती है। दिस इज हाउ यू डील विद द डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये जो चीज़ थी, अब हमने देखा है, हमने 4 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने 4 टाइप्स ऑफ कर्व देखे हैं। नंबर 1 जो कि बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी रेस्ट पर है, यानी नो स्पीड, मूव ही नहीं कर रही है बॉडी, ठीक है। फिर सेकेंड वन हमने देखा था कि एक इंक्लाइन ग्राफ हमको मिलता है, ठीक है। वो इंक्लाइन ग्राफ हमको किस चीज़ के लिए मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए मिलता है। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ देखा है, एंड देन हमने डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ देखा है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, इन सभी ग्राफ्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाती हूँ और वो तुम्हें देती हूँ, ट्राई इट आउट, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुमको डील कैसे करना है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। What do you infer from given distance time graph about speed of a body at डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। मैं तुम्हें डिफरेंट पॉइंट्स दूंगी और तुम्हें बताना होगा कि उस पॉइंट पर उस बॉडी का स्पीड क्या है, ज़्यादा है, कम है, या 0 है, या व्हाटएवर, ठीक है। लाइन हो सकता है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बट चलेगा वो, ठीक है। ये जो है अभी खाली ग्राफ है, अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये है x और ये है y, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक ग्राफ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ
हमें कैसे भी ग्राफ मिल सकते हैं, हमको स्टडी करना आना चाहिए। ये एक बहुत ही अजीब सा ग्राफ हमें दिख रहा है, ठीक है। हमको हर एक पॉइंट पे, मैं तुम्हें पॉइंट से बता देती हूँ, तुम्हें क्या करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स पे तुम्हें मुझे बताना होगा कि भाई इस दौरान क्या क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला इंटरवल जो कि है ए बी। ए बी को अगर तुम लोग देखोगे तो क्या सोच सकते हो, क्या तुम्हें पता चल सकता है कि यहाँ पर ये जो कर्व है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे कर्व के पास पहले ज्यादा था या फिर कम था, यहाँ पर देखेंगे। जब कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए इस तरीके की, सबसे पहले पेंसिल लो और क्या करो, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो। अभी जैसे मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है, थोड़ी बहुत स्ट्रेट नहीं है पर ठीक है, हमने बनाई है ऐसे, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, दैट मीन स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो स्लोप है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। तो ए टू बी वाला जो टाइम इंटरवल है, ए टू बी वाले जो पॉइंट्स हैं, इसके अंदर क्या हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। उस बॉडी का जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए तुम सब खुद से पहले से ट्राई करो, मेरे लिए मत बैठे रहो। चलो अब हम देखते हैं बी सी। जब कभी भी हम बी से सी तक का टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हमें फिर से क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी हर एक कर्व के पॉइंट पर। जितने छोटे पॉइंट्स तुम्हें मिल सके उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोटी सी लाइन इधर बनाई जो कि पूरी टेढ़ी हो चुकी है। ओह नो, मेरा कर्व चला गया। अभी मुझे वापस से बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से देख रहे हैं, बी और सी के दौरान तुम्हें क्या करना है, छोटे छोटे लाइंस बनाने हैं। अगर मैंने वापस लाइन बनाए तो गड़बड़ हो सकती है, पर फिर भी मैंने बना दिया। देखो यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है उसका स्लोप देखो किस तरीके से, ज्यादा स्लोप है, फिर जैसे हम थोड़ा सा ऊपर गए वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्लाइटली डिक्रीज है, ज्यादा डिक्रीज नहीं है बट स्टिल बहुत ही कम स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है, बहुत ही कम रेट पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज स्लाइटली डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर आते हैं हम सी और डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्लोप हो रहा है एक ऐसा फिर ऐसा, मतलब पहले ज्यादा था फिर कम हुआ, तो मतलब और ज्यादा रेट पे जो है हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और भी ज्यादा रेट पे। तो यहाँ पर हम वापस से लिख सकते हैं कि स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली स्पीड इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जब डी और ई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस दौरान जो है ऐसा लगता है कि बॉडी रुक गई है और उसने क्या किया है, जो स्लोप दिया है वो हमको 0 दे दिया, दैट मीन्स इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमने स्टडी किया था हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या बताती है, स्पीड 0 बताती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो स्पीड है 0, स्पीड इज 0, बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी वहीं का वहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हम ई और एफ पे जाते हैं वापस से जो है स्लोप इंक्रीज होता है ना, पहले कम था फिर ज्यादा था, तो अब स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ई एफ पार्ट में भी इसका मतलब जो है स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से तुम इजीली क्या पता कर सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुम ये इजीली पता कर सकते हो कि बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉडी चल रही है नहीं चल रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो ट्रैवल पता चल ही जाएगा, कैसे पता चलेगा, ये 0 है, ठीक है, यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम तक जब हम यहाँ पे मैच करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी दैट वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मानो कि बॉडी मूव करते करते यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 5 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 12 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे तुम 2 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई स्पीड कितनी है, सेकेंड थिंग तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम इंटरवल में, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो तुम्हें पता होना चाहिए। फटाफट से इसे नोट करो ताकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑन पे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि बॉडी जितना पाथ ट्रैवल कर रही है एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक बॉडी अगर कोई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है तो उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम अभी एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो कि एक बॉडी जो है उसने मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है फ्रॉम दिस पोजीशन, फ्रॉम दिस ए पोजीशन उस बॉडी ने स्टार्ट किया है मूव करना। अब वो मूव करते करते जाना चाहती है इस पोजीशन पे। ठीक है, अब वो मूव करते करते जाना चाहती है बी पोजीशन पे। अब वो बी पोजीशन पर जाने के लिए बहुत सारे पाथ लेके जा सकती है। ठीक है, कैसे? अब ठीक है, मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। ब्लू वाले पे देखिएगा, वो ए से घूम कर भी बी पे जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, दो प्लेसेस है, हम कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है कि भाई सीधे ही बी तक चले जाओ अगर रास्ता हो तो, है ना। और वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वो कहीं और चला जाए और उसके बाद घूम घूम के बी तक चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट द थिंग इज कि जो भी पाथ चूज करेगा, कोई भी पाथ जो वो चूज करेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस वो लेके गया है। जैसे अगर वो ए से बी तक जाता है इस पाथ से, जो नीचे वाला पाथ है दैट इज कॉल्ड, हमें से देते हैं, ये 1 पाथ, ये 2 है और ये 3rd है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि वो पाथ 2 से जाता है तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट वाले पाथ के कंपैरिजन में। और अगर मैं ये बोलूँ कि वो 3rd वाले पाथ को लेके बी तक गया है, कोई भी ए से बी तक गया है लेकिन 3rd वाले पाथ को चूज करके गया है, तब क्या होगा? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। दैट्स हाउ कि हर एक पाथ को चूज करके तुम डिस्टेंस पता कर सकते हो और हर किसी पाथ के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन जब कभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होती है तो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, एक इनिशियल पॉइंट दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा क्या चाहिए होता है हमें? फाइनल पॉइंट दैट इज द एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? बी। दैट्स इट। ए और बी का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कौन सा पाथ बताता है? फर्स्ट वाला पाथ बताता है, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट या फिर फाइनल एंडिंग पॉइंट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम पाथ होगा, पाथ लेंथ होगा, वो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? तुम जितना लंबा पाथ यूज करोगे, तुम जितना ज्यादा चलकर जाओगे, वो तुम्हारा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? डिस्प्लेसमेंट को समझना। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि भाई बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट है विद टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represents the displacement of a body with टाइम। मतलब कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो रही है, कितना डिस्प्लेस नहीं हो रही है, डिस्प्लेस हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, विद टाइम इज गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें नजर आएंगे, उनके ग्राफ में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। बट द थिंग इज कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब का ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो हमें हमेशा वेलोसिटी देता है।
ठीक है, जबकि जो कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो हमें क्या देता है, स्पीड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, यानी कि कोई बॉडी अगर अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है, दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती है, देखो, इफ अ बॉडी डज नॉट मूव, इफ अ बॉडी डजंट मूव, अगर वो मूव ही ना करे तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होता है इज सेम एज फाइनल पॉइंट, दैट इज द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अगर अपने घर पर हो, ठीक है, तुम कहीं चल नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे हो, तुम अभी घर पर हो, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो इनिशियल पॉइंट है, तुम्हारा जो जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वही तुम्हारा जर्नी का फाइनल पॉइंट भी है। तुम कहीं गए नहीं हो, तुम वहीं के वहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग एट ऑल। इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी सेम, दैट वुड बी 0। ठीक है, तो जब कभी भी ये पॉइंट होता है कि भाई इनिशियल पॉइंट इज सेम एज द फाइनल पॉइंट, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या पता करना है कि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही, तुम 5 पे थे, तुम अपने घर पे थे और पूरे टाइम तुम 5 पर ही थे, तुम मूव ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स नो चेंज, तुम्हारी पोजीशन सेम टू सेम है, चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जब कभी भी हमें किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताना हो और वो एक स्ट्रेट लाइन हमको पता चल रहा हो, दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट, बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब कभी भी हम सर्कुलर की बात करते हैं ना, चलिए देखिए, जब कभी भी हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं कि मानो तुम अपने स्कूल से, दैट्स योर होम, ठीक है, तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, दैट्स योर स्कूल, ठीक है, दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल। तुम जाते हो, मॉर्निंग में तुम गए, ठीक है, उसके बाद इवनिंग में तुम वापस आ गए, या तो आफ्टरनून में या तो इवनिंग में तुम वापस आ गए। तो पूरे दिन में जब तुम अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो जब तुम वापस घर आए तो तुम मुझे बताओ कि क्या इनिशियल पॉइंट और क्या फाइनल पॉइंट सेम नहीं है? घर ही तो है, यहीं से चलना शुरू किया था और पूरा दिन खत्म करके हम वापस घर पर ही आ गए, दैट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम हो गया फाइनल पॉइंट से। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने मूव ही नहीं किया, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यहाँ पे 0 है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, हम गए हैं अपने स्कूल तक, है ना, तो डिस्टेंस तो 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम बहुत सारा चल के गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो। और ऐसा कब होगा? जब तुम जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर आकर रुक जाओ। ठीक है, इन दैट केस ओनली इट इज पॉसिबल कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज नॉट 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ, जो कि क्या आता है, यूनिफॉर्म मोशन का आता है। दिस इज जस्ट एज सिमिलर टू दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये मैं चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट के पास होती है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी ऑलवेज। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। देखो स्टार मार्क भी कर दिया मैंने, इसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब देखो ध्यान से सुनो कि जब कभी भी हम डिस्टेंस से डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड कर दिया टाइम से तो हमको मिल गया स्पीड। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि देखो जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, यानी कि जो नंबर है और जो यूनिट है वो ही काफ़ी है। लेकिन अगर हमको जब कभी उस डिस्टेंस के साथ अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। दैट्स वाई जब मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था होम और स्कूल का, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वो क्या कि तुम जब गए थे तो तुम्हारा डायरेक्शन इस तरफ था, लेट इट बी लाइक, अगर हम इसे मानते हैं नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन से अगर हम देख लेते हैं तो ये हो गया ईस्ट,
ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देखो यहाँ पर जब हमने किया तो ये तो स्कूल है ना, दैट इज इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तुमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या जितना डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ तो वो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर उसके साथ इंक्लूड कर दी कि भाई मेरा स्कूल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एट दिस डिस्टेंस 5 किलोमीटर इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे ही डायरेक्शन बता दिया तो वो क्वांटिटी बन गई क्या, डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक है। और जब कभी भी हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब हमने एक टाइम स्केलर होता है, ठीक है, तो हमने एक वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड किया तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है, क्योंकि डायरेक्शन गुम थोड़ी हो जाएगी, डायरेक्शन उसी के साथ रहेगी। तो दैट मीन्स जब कभी भी हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, तो हमें क्या क्वांटिटी मिल जाती है, वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है। और जब कभी भी तुम इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे, मतलब ये कितना इंक्लाइंड है ये ग्राफ, इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा वेलोसिटी है उस बॉडी का, कितना नहीं है। वेलोसिटी से कंफ्यूज मत हो, वेलोसिटी का मतलब है कि तुम एक डायरेक्शन में कितनी तेज चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी हम स्पीड को मतलब स्पीड के अंदर डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। जब कभी भी हम डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, कोई भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, अगर वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टेप पे है, कैसे कि वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि वो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, किसका, यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हुए, ठीक है। तो दिस इज हाउ व्हाट वी इंक्लाइंड अबाउट दिस कि भाई हमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिला है वो एक स्ट्रेट लाइन मिला है और उसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कि अगर इंक्रीज होता जाए उसका वेलोसिटी किसी भी बॉडी का तो हमको किस तरह का ग्राफ मिलता है। बिल्कुल सेम है ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, बस यहाँ पे मेन चीज क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो ये कि यहाँ पर जो इंक्रीज होगा स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप इंक्रीज होगा वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। हर एक पॉइंट पे जैसे हमने लास्ट टाइम पॉइंट्स डिवाइड किए थे वैसे ही अगर मैं अभी भी पॉइंट्स को डिवाइड करूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन, 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 ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड देन दिस इज ई। जब भी हम ए बी सी डी ई की बात करेंगे उस टाइम पर हम देखते जाएंगे कि जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए का स्लोप है दैट इज वेरी मच लेस देन बी का स्लोप, वेरी मच लेस देन सी का स्लोप, वेरी मच लेस देन डी का स्लोप and very much less than E का slope. That means velocity at A is less than velocity at B. और इसी तरह चेन बना सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है A से स्टार्ट अगर ज़्यादा है तो A से फिर B पर जाती है, वेलोसिटी कम हो जाता है, फिर C पर आता है, वेलोसिटी और कम हो जाती है, फिर D पे आता है, वेलोसिटी और कम हो जाती है, फिर E पे आते हैं, वेलोसिटी और कम हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली जो है धीरे 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 जो हमारा स्लोप है वो इंक्रीज होते जा रहा है, एक्चुअली नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ये जो है स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो इंक्लाइन प्लेन है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्लोप है दैट इज जो ई का स्लोप है, ई पॉइंट पर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लोप है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह देखो ए का स्लोप सबसे कम है, दैट मीन्स ए पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम है, ठीक है। फिर बी का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है, दैट मीन्स बी पॉइंट पे हल्का सा वेलोसिटी इंक्रीज हो गया है।
फिर सी स्लोप पे जा रहे हैं, सी पॉइंट पर, तो स्लोप हल्का सा और बढ़ गया है, दैट मीन्स उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड धीरे धीरे करते करते सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो किस पे आ गई है, ई पॉइंट पर आ गई है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है, उसका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे ही वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जा रही है। तो दिस इज हाउ वी गेट दी डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ इंक्रीजिंग बॉडी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी का अगर इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, दैट्स व्हाट वी गेट। ठीक है, अब हम चलते हैं एक डिक्रीजिंग ग्राफ जो हमारा होता है, बिल्कुल सिमिलर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ए बी सी डी ई अपने पास बना लेने हैं और स्ट्रेट लाइन उनको कंसीडर कर लेना है हर एक पॉइंट पर। दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D and then E। यहाँ पर जैसे 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 धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी भी डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे A पर सबसे ज़्यादा था वेलोसिटी, देन B पर थोड़ा डिक्रीज हुआ, C पर फिर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, D पर और थोड़ा डिक्रीज हुआ एंड E पर सबसे कम हो गया है। तो ये भी कंडीशन किस पे आ जाती है, जब कभी भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारा स्पीड अगर डिक्रीज होता चले जाए एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि A का जो वेलोसिटी है, A का जो स्लोप है A पॉइंट पर, दैट इज वेरी मच ग्रेटर दैन द स्लोप एट B and it is greater than slope at C, it is greater than slope at D and finally it is greater than slope at E। ठीक है, तो हम इसे क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि A पर जो वेलोसिटी है, हम कह सकते हैं that velocity at A is greater than velocity at B। ठीक है, वेलोसिटी एट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, और इस तरीके से हम पूरा बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज वेरी मच ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ई, और सब ई पर जो है सबसे कम वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर ऑल द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी 4 तरीके के होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं डिस्टेंस के। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। ठीक है, बस दिक्कत यहाँ पे या फिर इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हैं वी गेट स्पीड, और जब कभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हैं वी गॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओहो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ about velocity of a body at different points। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ डिफरेंट पॉइंट्स। ऑलराइट, दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके बीच के इंटरवल्स में आपको बताना है कि भाई इसका वेलोसिटी है वो 0 है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स ऑल यू हैव टू नो। तो यहाँ पर
जो ए इंटरवल है दैट इज ए बी। अब आप लोग खुद से देख सकते हैं कि ए बी पर क्या हो रहा है, ए टू बी जाने पर जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। बनाएं इसका स्लोप फटाफट से। क्या करेंगे हम, छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द कर्व, है ना। तो देखो ये जो लाइंस हैं वो धीरे धीरे कैसी हो रही हैं, पहले ज्यादा थी फिर हल्की सी कम हो गई, मतलब इनका जो स्लोप है वो हल्का सा कम हो गया। ये जो लाइन है इनका इंक्लाइन हल्का सा कम हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो यहाँ पे वेलोसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप कम हो जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि है BC इंटरवल। यहां पर BC में देखेंगे, फिर से छोटी छोटी लाइन बनाएंगे, ठीक है। जब हमने इन लाइंस को बनाया तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप और डिक्रीज होते चले जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज होते चले जा रही है, ठीक है। अब हम C to D आते हैं। C to D आने पर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्लोप है वो जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हम यहाँ पर जो C और D इंटरवल की बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है जीरो, वेलोसिटी जीरो, बॉडी इज नॉट मूविंग, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट कौन है, DE। DE में वापस से हम लोग स्लोप बना लेते हैं, वापस से चेंज हो गया है, ठीक है। DE में हम वापस से क्या करते हैं, स्लोप बना लेते हैं। नाउ सी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, ब्लैक लाइन जो है वो इंक्रीज ऊपर जाते हुए दिख रही है ना, उसका इंक्लाइन इंक्रीज होते जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फाइनल हमारा इंटरवल आता है दैट इज कॉल्ड द DE इंटरवल। एंड दैट DE जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि भाई बॉडी कितनी ज़्यादा डिस्प्लेस हुई है या फिर किसी भी बॉडी का कितना ज़्यादा वेलोसिटी है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी वो भी आपको पता चल सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको कैसे पता चल रही है, ग्राफ को रीड करके कि भाई ग्राफ कैसा शेप है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिया है, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ जो है देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कैसा होता है, कब कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to do the questions. Do it in a very regular practice ताकि आप easily उनको remember कर सके, ठीक है। Thank you so much for watching the video.